तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एक से नई क्लास में। ठीक है ना। आज फिर हम अपनी एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। देखते हैं कि क्या कहते हैं चैप्टर का आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका लगभग सिलेबस ख़त्म ही हो जाएगा, एक आध दो चैप्टर रह जाएंगे। वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं करा दूँगा। ठीक है ना। और नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ लीजिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है। ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर में होते हैं तो क्या होते हैं ट्रांजिस्टर में, 2 पीएन संगम होते हैं। ठीक है ना। 2 पीएन संगम का मतलब क्या है कि 2 पीएन डायोड से मिलकर एक आपका जो ट्रांजिस्टर होता है वो बना होता है। ठीक है ना। किससे बना होता है? 2 पीएन डायोड से मिलके आपका जो वो होता है ट्रांजिस्टर मिलके बना होता है। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा। दूसरा कह रहा है कि एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए न्यूनतम डायोड की चाहिए। मतलब कि एसी को डीसी में बदलने के लिए कम से कम कितने डायोड होने चाहिए? तो 4 डायोड होने चाहिए। ठीक है ना। 4 पीएन सिंडी डायोड होने चाहिए, तब वो आपकी एसी सप्लाई को डीसी में बदलेंगे। ठीक है। अब ये कह रहा है 3 फेज डिस्टकारी के लिए न्यूनतम डायोड चाहिए। मतलब 3 फेज डिस्टकारी का मतलब है इलेक्ट्रीफायर, जो डायोड से मिलके बने होते हैं। तो ये कह रहा है 3 फेज इलेक्ट्रीफायर के लिए कम से कम कितने डायोड चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा वो 6 डायोड चाहिए। ठीक है ना, 3 फेज के लिए। अब आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। जो डायोड प्रदर्शक युक्ति डिस्प्ले डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है वह कौन सा होता है? टनल डायोड, पीएन डायोड, एलईडी, जेनर डायोड। का इसका सही ऑप्शन है वो है एलईडी। आपको भी पता है डिस्प्ले डिवाइस में हमेशा एलईडी का प्रयोग होता है। ठीक है। सी वाला ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट है। ठीक है ना। पांचवा प्रश्न देखते हैं जो पुर्जो ओम किरचॉफ आदि के नियमों का यानी अनुपालन नहीं करते हैं वह कौन से होते हैं? जो हमारे ओम और किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते वो हमारे डायोड और ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन हमारे एकदम करेक्ट होगा। अब देखते हैं छठवां प्रश्न क्या कह रहा है। छठवां प्रश्न हमारा कह रहा है होल्स की बहुलता वाला अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। जो होल्स होते हैं हमारे छोटे छोटे, वो किस में होते हैं? तो वो होते हैं हमारे पी पदार्थ में। ठीक है ना। किसमें होते हैं? पी पदार्थ में। अब देखते हैं सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है एसी का पूर्व है ना तरंग डिस्टकारी है ना इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपट नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो अर्ध तरंग डिस्टकारी का मतलब है इलेक्ट्रीफायर, जो डायोड से मिलकर बना होता है। जो ये कह रहे हैं जो एसी की पूर्व तरंग है, मतलब एसी की जो तरंग है उनको इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए, मतलब इनको डीसी में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परिपथ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मतलब कौन से सर्किट का प्रयोग नहीं किया जाएगा? तो अर्ध तरंग डिस्टकारी। ठीक है ना, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है। अब देखते हैं आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। शुद्ध अर्धचालक तत्वों को पी अथवा एन प्रकार के अर्धचालक में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया होती है। मतलब ये कह रहे हैं जो पी टाइप और एन टाइप के प्रकार के जो मतलब हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, इनको बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इनमें डोपिंग करनी पड़ती है। डोपिंग का मतलब ये है कि कुछ अलग एलिमेंट हम इनमें मिलाते हैं तब जाके इनकी डोपिंग होती है, तब ये हमारे सेमीकंडक्टर पूरी तरीके से बनते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर है एकदम हमारा बी वाला। ठीक है। अब देखते हैं नौवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नौवां प्रश्न हमारा कह रहा है सिलिकॉन डायोड का पोटेंशियल वेरिएट होता है। तो सिलिकॉन डायोड का पोटेंशियल वेरिएट होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न कह रहा है अर्ध तरंग डिस्टकारी रिपेल फ्लेक्सिबल होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है तो स्रोत आवृत्ति के तुल्य में। ठीक है ना। तो ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। वोल्टा रेगुलेटर परिवर्तन में प्रयोग किए जाने वाला डायोड होता है। ये कह रहा है जो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा डायोड होता है? तो ये होता है हमारा जेनर डायोड। ठीक है ना। जेनर डायोड हमेशा रेगुलेटर वोल्टेज सप्लाई में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे तो इसका जो डी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न कह रहा है वह कौन सा अर्धचालक की युक्ति है जो 100 एम्पीयर तक धारा क्षमता की युक्ति होती है? मतलब ये कह रहा है ऐसी कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो 100 एम्पीयर तक की धारा की क्षमता युक्ति होती है, मतलब 100 एम्पीयर तक की क्षमता होती है उसकी, तो उसका नाम है SCR। ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है।
अब देखते हैं 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। ट्रांजिस्टर की सोल्डिंग के लिए सोल्डरिंग आयरन की वोल्टेज होनी मतलब वाटेज होनी चाहिए। तो ट्रांजिस्टर की सोल्डिंग करने के लिए कितनी वाटेज वाला आयरन होना चाहिए? तो 15 वाट वाला आयरन आपका इनफ है, मतलब काफ़ी है ट्रांजिस्टर की सोल्डिंग करने के लिए। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब देखते हैं 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न कह रहा है वर्तमान में इन्वर्टर में कौन सी किस्म के ट्रांजिस्टर आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं? तो आपके जो इन्वर्टर होते हैं उनमें किस प्रकार के ट्रांजिस्टर प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हुआ सी वाला मॉसफेट। ठीक है ना, मॉसफेट एक ऐसी डिवाइस है जो इन्वर्टर में डीसी सप्लाई को, जो आपकी बैटरी से डीसी सप्लाई मिलती है उसको एसी में कन्वर्ट करके आपके घर तक देता है। ठीक है ना, तो ये काम किसका होता है? मॉसफेट का होता है। ठीक है, तो इसी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। ऑसिलोस्कोप का नामक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, ठीक है ना, जो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नापी जा सकती है? तो इसका आंसर है वोल्टेज, वोल्टा, धारा, आवृत्ति, ये सभी। तो ये सभी नापी जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं 16वां प्रश्न क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस में उच्चतम शिखर गुणांक पीक फैक्टर है? तो किस में होता है पीक फैक्टर? पूर्ण तरंग दृष्टिकृत जय तरंग में। ठीक है ना, तो सी वाला ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न कह रहा है एक ट्रांसफार्मर की तुलना में एक प्रवर्धक बढ़ सकता है, तो एक प्रवर्धक बढ़ सकता है, तो इसका आंसर कौन सा है? निर्गम शक्ति, आउटपुट पावर। ठीक है ना, आउटपुट पावर इसका एकदम करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। एन प्रकार के अर्धचालक होता है। एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का बहुलत्व वाला होता है। अभी आपको बताया पी वाला होता है हमारा होल वाला और एन वाला होता है हमारा इलेक्ट्रॉन वाला, वो इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है ना, तो ये आपकी समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न। यूजेटी होता है। यूजेटी क्या होता है? यूजेटी एक ऐसा डिवाइस होता है जो धारा को नियंत्रित करने वाला युक्ति होती है। ठीक है ना, धारा को नियंत्रित करने वाला कंपोनेंट्स होता है, यूजेटी होता है। वैसे यूजेटी एक ट्रांजिस्टर होता है आपका। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा दोलन ऑसिलेटर स्तर आवृत्ति उत्पन्न दोलनत्र होती है? तो ये होती है क्रिस्टलीय दोलनत्र। ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब 21 वाला देखते हैं। प्रवर्धक तथा दोलनत्रित में मुख्य अंतर होते हैं। जो दो प्रवर्धक का मतलब एम्पलीफायर होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोलनत्रित का बाह्य निवेश संकेत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इसमें ऐसा कोई समझाने वाला खास है नहीं, इसमें यही आप याद कर लिए, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं 22वां प्रश्न क्या कह रहा है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को अर्ध तरंग दृष्टिकारी में अपेक्षा वरीयता की जाती है। मतलब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अपेक्षा वरीयता दी जाती है ना, निग्रम स्तर में अंतर के कारण। ठीक है ना, मतलब ऐसा होता है, ये तो पूरा एसी को डीसी में परिवर्तन कर देता है, ये हाफ साइकिल को करता है। इस वजह से हम है ना निग्रम स्तर के अंतर के कारण देखते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट होगा। अब देखते हैं 23वां प्रश्न क्या कह रहा है। पूरक समिति प्रवर्धक कंप्लीमेंट्री सेमेंट्री एम्पलीफायर की परिपथ में कौन से दो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है पीएनपी और एनपीएन, दो प्रकार के ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके हमारा पूरक समिति प्रवर्धक एम्पलीफायर बनाया जाता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं 24वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। CRT कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किया जाता है ना, ऑसिलोस्कोप में, टीवी यानी रिसीवर में, है ना, डार्टर में, इन सभी में। तो इन सभी में आपका कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। आपकी जो टीवी जो थी पहले उनमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है, कैथोड रे ट्यूब का। ठीक है, अब देखते हैं 25वां प्रश्न क्या कह रहा है। 25वां प्रश्न कह रहा है डाटा प्रकार की अशुद्धि में है, मतलब डाटा प्रकार की अशुद्धि है, केवल 5 संयोजकता वाले परमाणु का होना आवश्यक है। ठीक है ना, तो ए वाला ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर के कंप्लीट एमसीक्यू मैंने आपको करा दी है। एग्ज़ाम आपको 1-2 दिन बाद है शायद। पूरे अच्छे से सारे चैप्टरों का रिवीजन कर लीजिए, जितने भी मैंने कराए हैं पढ़ाए हैं सबका रिवीजन कर लीजिए। सबके कंप्लीट एमसीक्यू करा दी हैं, एक भी एमसीक्यू नहीं छूटा है।
मोस्टली आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ख़त्म ही हो गया है, बस 1-2 चैप्टर रह गए हैं। अगर वो इम्पोर्टेंट लगेंगे तो मैं करा दूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका वो सिलेबस अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे एग्ज़ाम में स्कोर करिए, अच्छी से अच्छी रैंक लेके आइए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।